एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑन टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज ना हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी करेंगे। फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं इस एक्ट की। हम सभी डेफिनेशंस तो नहीं, लेकिन जितने भी डेफिनेशंस करेंगे एकदम मजे से इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ करेंगे। So are you guys ready for our new act, Companies Act 2013? तो चलो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सेक्शन नंबर 1 ये बात करते हैं रिगार्डिंग शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में। शॉर्ट टाइटल दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड ये पूरे के पूरे इंडिया में लागू होता है। इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कमेंसमेंट के पॉइंट को ध्यान से समझना। कहते हैं ये जो एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट 2013, ये एक्ट फ्रेंड्स 30 अगस्त 2013 को कहते क्या है लागू हो गया था। 30 अगस्त 2013 को ये एक्ट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके लागू कर दिया था। इतना क्लियर। लेकिन इस एक्ट की जो बाकी की रिमेनिंग प्रोविजंस रह गई थी ना, वो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे करके अलग अलग तारीखों पे क्या है लागू किए थे। एग्जाम्पल के साथ समझना। एग्जाम्पल में मैं जो अभी आपको बता रही हूँ वो सिर्फ एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ठीक है। तो सपोज करो, जस्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, कि 30 अगस्त 2013 को इस एक्ट का एक शुरुआती हिस्सा जो था प्रोविजंस उसकी लागू हो गई। लाइक कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, उसका क्या प्रोसेस होगा, शेयर होल्डर्स की क्या ड्यूटीज होंगी, डायरेक्टर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये वाली जो प्रोविजंस थी वो लागू हो गई इस दिन, ठीक है। मतलब एक्ट का शुरुआती हिस्से की प्रोविजंस लागू कर दी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गैजेट में। अब मान लो बाकी की और जो रिमेनिंग प्रोविजंस थी वो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2014 को क्या कर दी, लागू कर दी। लाइक कि आप अपने जो अकाउंट्स हैं वो कैसे मेंटेन करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे ऑडिट करना है, ये जो रिमेनिंग प्रोविजंस थी वो अलग तारीख को गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर लागू करी। ऐसे ही फिर एक और अलग तारीख को गवर्नमेंट ने और न्यू प्रोविजंस बनाई। तो कहने का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है, एक हिस्सा इस एक्ट का 30 अगस्त 2013 को हो गया लागू, बाकी की रिमेनिंग प्रोविजंस अलग अलग तारीखों पर लागू करी गई हैं ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर। ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये प्रोविजन इस तारीख को हुई है, ये प्रोविजन ये वाली तारीख को हुई है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नाउ अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट कि मतलब ये जो एक्ट है वो कौन कौन से कंपनीज के ऊपर लागू होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक XYZ कंपनी है, ये 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ही क्या है रजिस्टर्ड हुई थी। तो मेरे को बताओ, क्या इस कंपनी के ऊपर इस एक्ट की प्रोविजंस लगेंगी? अरे क्या बात कर रहे हो मैम, ये कंपनी तो बनी इस एक्ट के अंडर है, इसके ऊपर तो प्रोविजंस लगेंगी ही। ठीक है, लगेंगी। अब मेरे को बात बताना, ये जो ABC कंपनी है ये 1956 एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है। ये DEF जो है वो 1866 के एक्ट में। ऐसे ही प्रीवियस जितने भी कंपनी लॉज थे, ये सारी जो कंपनीज हैं ये वो वाले एक्ट्स के दौरान रजिस्टर्ड हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो मेरे को जरा अब बताओ, क्या ये वाली जो कंपनीज हैं जो प्रीवियस कंपनी लॉ के दौरान इनकॉर्पोरेट हुई थी, क्या ये कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस लगेंगी? बोलो। बिल्कुल लगेगी, क्योंकि ये एक्ट क्या बोलता है, वो कंपनी जो इसी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है उस पर तो इस एक्ट की प्रोविजंस लगेंगी ही लगेंगी। साथ में इससे ये वाले एक्ट के पहले जितने भी प्रीवियस कंपनी लॉ थे उन दौरान भी अगर कोई कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई हैं तो उन पर भी ये कंपनी एक्ट 2013 की प्रोविजंस लागू होंगी। बोलो, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अलावा कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एक वो कंपनी जो किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंडर बनी है, या मतलब वो कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट और सप्लाई करती है, तो इन कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 की जो प्रोविजंस है वो लागू होंगी। लेकिन मैम, जहाँ तक हम लोगों को पता है, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करूँ तो उस पर तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट लगता है।
है ना। हाँ, बैंकिंग कंपनी पर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। अरे हाँ, तो फिर इन पर कंपनीज एक्ट क्यों लग रहा है? तो एग्जाम्पल के साथ समझना। यहाँ पर हम इंश्योरेंस कंपनी की एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। ये है इंश्योरेंस कंपनी, इसके ऊपर कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजंस भी लगेंगी, और इसके ऊपर इसका जो खुद का एक्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है, उसके प्रोविजंस भी लगेंगी। तो कहते हैं जब तक तो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस और इंश्योरेंस एक्ट की प्रोविजंस दोनों में अच्छा भला तालमेल है, तब तक तो सब अच्छा भला चल रहा है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस और इंश्योरेंस एक्ट की प्रोविजंस में आ गई एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, इनकी आपस में बनी नहीं, तब तो सुनो। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपनी के मान लो प्रीमियम के रिलेटेड, मान के चलना इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम के रिलेटेड कंपनीज एक्ट ने कुछ अलग प्रोविजन बना के रख दी, और जो इंश्योरेंस का एक्ट है उसने एक अलग प्रोविजन बना के रख दी। अरे यार, इंश्योरेंस कंपनी कहती है ये क्या, दोनों ही एक्ट ने अलग अलग प्रोविजंस बनाई है, अब हम किसकी बात माने? तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को किसकी बात माननी चाहिए? नो डाउट यार, अपने खुद की एक्ट की पहले सुनो, ठीक है। तो समझे, इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे बैंकिंग कंपनी है, चाहे वो कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटर सप्लाई कर रही है, या वो कंपनी है जो किसी स्पेसिफिक एक्ट के तहत बनी है, इन सभी ही कंपनीज के केसेस के दौरान अगर तो कहते इनके खुद के एक्ट की जो प्रोविजंस हैं और कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजंस हैं अच्छा भला तालमेल है, बात चल रही है। लेकिन अगर इनकी प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है, तब इस सिनेरियो में ये जो कंपनीज हैं जो इनका अपना खुद का एक्ट है ना, ये उसको पहल देंगे, ये तब उनकी बात मानेंगे। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम के केस में दोनों ही एक्ट की अलग अलग प्रोविजंस बन रखी है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अपने खुद के एक्ट की प्रोविजंस को मानेगी। बोलो, ये भी सबको क्लियर हो गया? तो चलो फिर अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2, दैट इज डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, दैट इज एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के साथ समझना। ये क्या है, XYZ कंपनी है। ये जो XYZ कंपनी है ना, ये ना इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रही है, आओ आओ कहते आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। लेकिन इसके लिए इनको एक डिटेल जो डॉक्यूमेंट है वो भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, इनकी ऑफरिंग के बारे में, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। बट इट कैन बी क्वाइट लेंथी, सो टू मेक थिंग्स इजियर फॉर द इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक और डॉक्यूमेंट ये इशू करती है, जिसमें क्या है, कह सकते हो आपकी सिंप्लीफाइड और शॉर्ट समरी, एक क्विक समरी होती है, जिसमें प्रोस्पेक्टस के ही जो की पॉइंट्स है ना वो हाईलाइट किए होते हैं, वो सारे मेंशन होते हैं। क्यों? ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली सब समझ जाएं और उनका टाइम भी सेव हो जाए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा कि प्रोस्पेक्टस का ही छोटा सा फॉर्म, एक छोटी सी समरी, ठीक है, जिसमें प्रोस्पेक्टस के ही जो फीचर्स हैं वो मेंशन होते हैं। क्लियर? Now our next definition is accounting standards. Friends, section 133 है ना, सेक्शन 133 के अंदर जो आने वाले रूल्स हैं ना, उनको ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। बट यार, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रूल्स क्यों, किस लिए? ताकि हम लोग क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, ये सब पता चले। अल्टीमेटली एम क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रॉपर कंसिस्टेंसी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सारा काम जो है वो लीगली बिल्कुल अच्छे से हो। दैट्स वाई क्या है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं, और ये आपका एक कह लो आपकी ड्यूटी बनती है कि हाँ आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फ्रेंड्स, ये है XYZ कंपनी। ये कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई, जब इनकॉर्पोरेट हुई, तब इसको प्रिपेयर करना पड़ा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये एक लीगल, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। बट यार, ये है क्या, इसमें होता क्या है? तो इसमें होता क्या है ये समझने के लिए ना, मैं पहले आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में एग्जांपल देती हूँ। अरे फिर तो आप झट से समझ जाओगे कि AOA होता क्या है। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स सपोज करो आप ना एक रिटन डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, एक रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसमें ना आप लोग ये लिख रहे हो कपड़े कौन धोएगा, बर्तन घर में कौन साफ करेगा, सुबह का खाना कौन बना रहा है, ठीक है, दोपहर के लंच की ड्यूटी किसकी रहेगी। ये सब जब घर की जो भी इंटरनल आपकी वर्किंग होगी उसका पूरा जब आप एक रूल एंड रेगुलेशन बना दिया आपने कि तुम्हारे कपड़े की ड्यूटी होगी, तुम्हारे लंच की ड्यूटी होगी, तुमने बर्तन का काम संभालना है, तुमने साफ सफाई का काम संभालना है, तो वो अब जब रिटर्न लिख दोगे वो सब क्या आपके घर का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन जाएगा। तो बस ऐसे अब कंपनी की तरफ आ जाओ। कंपनी के एक इंटरनली जो भी वर्किंग है वो किस तरह से करनी है, मैनेजमेंट की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी, शेयर होल्डर्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी, ठीक है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। इन शॉर्ट इंटरनल रूल बुक, इंटरनली जो भी कंपनीज की वर्किंग होगी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो किस में मेंशन होंगे, वो मेंशन होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। Now our next definition is associate company. Important definition है, ध्यान से समझना। फ्रेंड्स ये है एक A कंपनी और ये है B कंपनी। ये A कंपनी जब कहते कोई डिसीजन लेती है ना, ध्यान से सुनो यार, जब कहते A कंपनी कोई डिसीजन लेती है तो ये जो B कंपनी है इसका असर इसके डिसीजंस के ऊपर पड़ रहा है। मतलब A कंपनी द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन का जो भी डिसीजन ले रही है बी कंपनी का इसके डिसीजंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? अरे यार मैम सिंपल है, बी कंपनी जो है वो ए कंपनी के ऊपर इसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा तभी तो इसके डिसीजंस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। बट ऐसा कुछ है ही नहीं, या ऐसा नहीं है, कहते बी कंपनी का ए कंपनी के ऊपर कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। इट मीन्स ए कंपनी बी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी नहीं है। अरे यार जब बी कंपनी का ए के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, पूरा डायरेक्ट कंट्रोल है ही नहीं, तो सोचने वाली बात है ना यार, फिर ए कंपनी के डिसीजंस के ऊपर बी कंपनी का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। तो सुनो, बिकॉज बी कंपनी ए कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालती है। अरे यार अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस समझो अब क्या होता है। कहते हैं ये जो बी कंपनी है ना इसका ए कंपनी में 20 या फिर 20 से ज़्यादा क्या है, वोटिंग पावर है, इक्विटी में शेयर्स हैं। अगर किसी कंपनी के दूसरी कंपनी में 20 या 20 से ज़्यादा % की वोटिंग पावर है तब वो कंपनी सामने वाली उस कंपनी के डिसीजंस पे अपना प्रभाव डाल सकती है। अब मान के चलो बी कंपनी के ए कंपनी में 30% वोटिंग पावर है, तो मेरे को बताओ 30% वोटिंग पावर है सिर्फ यार, क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस कंपनी का इसके ऊपर डायरेक्ट पूरा कंट्रोल है? नहीं, बट फिर भी इस कंपनी के डिसीजंस का जो भी डिसीजंस है बीच में इसका भी घुसना जरूरी है। क्यों? ये भी बीच में आई पड़ी है, क्यों? इसका भी असर पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास 30% वोटिंग पावर है, दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्लियर? दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि इन दोनों कंपनीज के बीच में कोई अग्रीमेंट होके रखा है, कोई अग्रीमेंट होके रखा है, मान लो किसी भी प्रोजेक्ट को लेके। अब अगर कोई प्रोजेक्ट का अग्रीमेंट हुआ है तो नो डाउट ये अकेले थोड़ी ना डिसीजन लेगी, इसका भी बीच में कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो ऐसे सिनेरियो में भी सिर्फ अग्रीमेंट की वजह से इसका असर पड़ रहा है ना ये वाली कंपनी के डिसीजंस के ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे अब इस सिनेरियो में, एसोसिएट कंपनी। तो यहां पर अब क्लियर हो गया, जब किसी कंपनी का दूसरी कंपनी पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है या फिर पार्टिसिपेशन और एग्रीमेंट की वजह से अगर डिसीजंस पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उस कंपनी को हम एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको? दैट्स वाई यहाँ पर बी कंपनी को ए कंपनी की एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। बट अब अगर फ्रेंड्स मैं आपके सामने ज्वाइंट वेंचर की बात करूं, मान के चलो ए और बी इन दोनों ने मिलकर एक सी कंपनी बनाई। क्या बनाई? एक सी कंपनी बनाई। ज्वाइंट वेंचर करा इन्होंने, मिलकर सी कंपनी बना डाली। लेकिन ये जो ए कंपनी थी उसका इस न्यू वाली सी कंपनी में जो इन्होंने ज्वाइंट वेंचर से बनाई थी 75% कंट्रोल है। वही जो बी कंपनी है उसका सिर्फ 25% कंट्रोल है। तो अब मेरे को बताओ
यहाँ पर एसोसिएट कंपनी कौन सी हुई, यहाँ पर बी कंपनी एसोसिएट कंपनी हुई ए कंपनी की। व्हाई? बिकॉज इस न्यू कंपनी में ए का पूरा कंट्रोल है और बी का सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। दैट्स व्हाई। समझ गए आप लोग? सो आई होप आपको एसोसिएट कंपनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स समझ गए एसोसिएट कंपनी क्या होती है, बट यार ये तो पहले बता दो कंपनी ही क्या होती है। तो चलो इसी के बारे में अब बात करते हैं। तो कंपनी क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। ये वैसे ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, तो बोलो मेरे साथ साथ ही कि कंपनी क्या होती है? वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। बोलो जिसमें यस बहुत सारे पर्सन्स मिलकर क्या है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। व्हाई? टू कंडक्ट बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटीज क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अच्छा इतना तो आपको क्लियर होगा ही। ओके लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कंपनी और बिजनेस में क्या फ़र्क है। अभी मैंने एक वर्ड भी यूज़ करा कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू कंडक्ट बिजनेस, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। तो कंपनी और बिजनेस में फ़र्क क्या है? तो सुनो, ये है फ्रेंड्स बिजनेस। बिजनेस पता क्या है? एक वाइडर टर्म है। बिजनेस मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब भी प्रॉफिट अर्न करना ही है। ठीक है, आप क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, है ना। बिजनेस एक वाइडर टर्म है। तो बिजनेस और कंपनी में फ़र्क क्या है? सुनो, बिजनेस एक वाइडर टर्म है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ये पिंकू है, ये पिंकू है फ्रेंड्स, इसने स्टेशनरी की शॉप ओपन करी है। क्यों? पैसा कमाने के लिए। ये अकेले नहीं है, अपनी एक शॉप ओपन करी है। तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि ये बिजनेस की सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, जिसको आप सोल ट्रेडिंग बोलते हो, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि पिंकू, चिंकू, टिंकू ये 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक फर्म स्टार्ट करी है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो बिजनेस की क्या हो गई? वो बिजनेस की पार्टनरशिप फर्म वाली एक फॉर्म हो गई। अगर मैं आपको बोलूं कि ये दादाजी का काम, उसके बाद बेटा आ गया, बेटे का बेटा आ गया, ये काम चल रहा है, तो वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमाया जा रहा है, मैं क्या बोलूँगी? बिजनेस की वो कौन सी फॉर्म हो गई? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि पिंकू, चिंकू, टिंकू, मिंकू बहुत सारे लोगों ने ही मिलकर पैसा इन्वेस्ट करा है अपना बिजनेस कंडक्ट। देखो बिजनेस कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे जहाँ लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस एक्टिविटीज रन कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसको मैं बोल दूंगी वो बिजनेस की कौन सी फॉर्म है? वो कंपनी है। ठीक है, तो बिजनेस के अंडर ही कंपनी आती है, मतलब कंपनी बिजनेस की एक फॉर्म है। क्लियर हुआ? बिजनेस एक वाइडर टर्म है। अकेला बंदा बैठा है, बोल देंगे ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। 3-4 लोग मिलके अपना फर्म स्टार्ट कर देंगे, हम बोल देंगे ये पार्टनरशिप फर्म है। पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलेगा, हम बोलेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करके काम चल रहा है, हम बोल देंगे वो कंपनी है। तभी तो आपके नुक्कड़ पे बैठे दुकानदार को भी आप बिजनेसमैन बोलते हो, रतन टाटा जी, अनिल अंबानी जी को भी आप बिजनेसमैन ही बोलते हो, जबकि वो एक शॉप ओपन करके बैठा है नुक्कड़ वाला बंदा, और वो तो कंपनीज चला रहे हैं, वो भी बिजनेसमैन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बिजनेस और कंपनी का मतलब क्या है। आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी वाला स्ट्रक्चर जो आता है ना, ये मोस्टली ना जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, जो स्पोर्ट्स के लिए स्टार्ट करते हैं, है ना, उन पर ही ज़्यादातर ये चलता है, राइट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है क्या। तो सुनो, ये है पिंकू, चिंकू, टिंकू, बिंकू, मिंकू। ठीक है, ये 5 जनों ने ना सोचा, कहते क्यों ना एजुकेशन की फील्ड में कुछ पॉजिटिव चेंज लाई जाए। तो इसके लिए ना इन्होंने एक उड़ान फाउंडेशन स्टार्ट करा। अब एक्चुअल में ये उड़ान फाउंडेशन है या नहीं मेरे को नहीं पता, फिलहाल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो इन 5 ने मिलकर ने एक उड़ान फाउंडेशन स्टार्ट करा। इन्होंने ना उड़ान फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इनकॉर्पोरेट करा, और इनकॉर्पोरेट करा जब इन लोगों ने, तो इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर चूज करा? कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, ताकि ये जो बंदे हैं सभी, इनकी जो लाइबिलिटी है वो कंट्रोल में रहे। इतना समझे? अब मेन बात समझो,
अब पता क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमको पता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करने पड़ते हैं। जब इन्होंने अपनी कंपनी का MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करा, उस वक्त इन पांचों ने एक नॉमिनल अमाउंट जो था वो एक्सेप्ट करा। मतलब इन पांचों ने ये अब आपस में डिसाइड कर लिया कि अगर हमारा जो उड़ान फाउंडेशन है, देखो चले अच्छा तो रब मर्जी, लेकिन अगर नहीं चला तो कहते अगर किसी भी वजह से हम लोगों को वाइंड अप करना पड़ा, अपना ये फाउंडेशन बंद करना पड़ा। अब आपको पता है अपने ऑर्गेनाइजेशन बंद करना है, पहले आपको सारे ड्यू तो क्लियर करने पड़ेंगे, सारी लाइबिलिटीज तो चुकानी पड़ेंगी। तो कहते उस दौरान जो भी ड्यू वगैरह क्लियर करने वाइंड अप के टाइम पर हम लोग क्या है 1-1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर देंगे। एक नॉमिनल अमाउंट डिसाइड कर दिया इन पांचों ने कि हम 1 लाख रुपया देंगे वाइंड अप के टाइम पर। तो ये जो नॉमिनल अमाउंट जिसके लिए सभी अग्री कर जाते हैं ना, इस नॉमिनल अमाउंट को ही ना ऐसा गारंटी कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये है, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये सिर्फ वाइंड अप के टाइम पर ही होता है ये चीज, ठीक है। अब जब मान लो सपोज करो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था किसी वजह से करना पड़ गया बंद, इसको लग गया ताला, यार ये तो वाइंड अप की नौबत पे आ गया, इसको तो अब वाइंड अप करना पड़ेगा। तो वाइंड अप करने से पहले क्या है, हमको पता है सारे ड्यू क्लियर करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर मान लो 20 लाख के ड्यू पड़े थे, मतलब लायबिलिटीज थी जो चुकानी थी, डेट्स थे जो इनके। तो पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स बेच डाले इन्होंने, बेच दिए, ठीक है। मान लो सिर्फ 10 लाख रिमेनिंग रह गए, 20 लाख के डेप्ट थे, सिर्फ 10 लाख रह गए, ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स बेच डाले जब। अब कहते तुम सभी ने गारंटी तो दी थी ना इन सभी ने कि हम 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे, दी थी, राइट। तो पांचों को मिलकर कितने बन गए, 5 लाख। 10 लाख में से अब सिर्फ 5 लाख ही रिमेनिंग रह गए, लेकिन अभी भी 5 लाख है रिमेनिंग। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स अब फोर्स नहीं कर सकते। अब ये मान लो ये जो पिंकू है, ये इस टिंकू को फोर्स नहीं कर सकता कि अभी भी 5 लाख रुपया रिमेनिंग पड़ा है, तू दे। क्यों? उसने कहा मैंने तो पहले गारंटी दे के रखी थी, वाइंड अप होगा मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी जो उनकी लाइबिलिटी थी वो लिमिटेड है, सिर्फ गारंटी तक 1 लाख रुपया देना बनता था, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन है कि वो 1 लाख देगा। 1 लाख कहता मैंने दे दिया, उसके बाद क्या कहता मैं देने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ। हाँ, अगर ये अपनी मर्जी से इसको लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दे सकता हूँ, मैं चुका दूंगा पैसा, वो बात अलग है। बट एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको अब फोर्स नहीं कोई करेगा, इसके ऊपर कोई एक बर्डन नहीं पड़ गया कि यार 5 लाख अभी भी रिमेनिंग है तो मेरे को देने ही पड़ेंगे। नहीं, इनमें से कोई भी अब फर्दर पैसा देने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि लिमिट कितनी तक थी, 1 लाख की। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं, जो इनका गाड़ी बंगला घर, ये सब कुछ क्या है, सेफ है। क्लियर? और एक लिमिटेड बाय गारंटी का ना एक और फायदा हो जाता है फ्रेंड्स। मान लो इन ना पांचों ने मिलकर डिसाइड तो कर लिया था कि हाँ हम लोग 1-1 लाख रुपए देंगे। अगर मान लो ये चीज होती ही नहीं, अगर मान लो जब डेप्ट देने की बारी आती और पता चलता कि ये जो है ना बेचारा सारा पैसा दे रहा है, बाकी के 4 भाग गए, कह रहे तू अकेला डेप्ट चुका, हम तो भाग रहे हैं। नहीं, क्योंकि लिमिटेड बाय गारंटी है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी ये चीज मेंशन है, क्योंकि बाकी चारों ने भी साथ में गारंटी दी है, इसलिए अब ये चारों भाग नहीं सकते। इसीलिए सबको ही पैसा चुकाना पड़ेगा जब वाइंड अप होगी, जितना नॉमिनल अमाउंट डिसाइड हो गया था। बस नॉमिनल, इस फायदा ये है कि नॉमिनल अकाउंट के ऊपर जितना पैसा बनता है वो देने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी हमने गारंटी की बात करी थी फ्रेंड्स, जो ये गारंटी वाला पॉइंट था ना, ये सिर्फ तब लागू होगा जब वाइंड अप होगी, ठीक है। वो गारंटी इसलिए दी जाती है कि अगर वाइंड अप हो जाएगा तब हम वो जो नॉमिनल अमाउंट डिसाइड किया गया है वो पे कर देंगे। लेकिन ये जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, ये सिर्फ वाइंड अप के दौरान ही लागू नहीं होगा। अगर बीच में भी कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई लायबिलिटी आन पड़ती है, तब भी आपसे क्या है वो अमाउंट मांगा जा सकता है। अब सुनो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये मोस्टली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है ये स्ट्रक्चर।
तो मान के चलो फ्रेंड्स, ये है पिंकू। पिंकू ने ना XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे। कितने खरीदे? 1000 शेयर्स खरीदे। अमाउंट क्या थी? वो 1000 शेयर्स जो थे वो 100 पर शेयर के हिसाब से थे। अभी कंफ्यूज मत होना, इसलिए पर शेयर को करो साइड पे। हम एक मतलब स्मॉल टर्म यूज करेंगे, सिर्फ 150 ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है? तो सुनो, पिंकू ने XYZ कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे जो कितने के थे? मान लो 100 रुपए के थे, ठीक है? लेकिन ये जो पिंकू है ना, इसने पूरा 100 रुपये अभी पे नहीं करा था, इसने सिर्फ 50 ही पे करे थे। इट मीन्स 50 अभी रिमेनिंग है। इट मीन्स 50 अभी रिमेनिंग है। ओके, अब क्या हो गया? इस कंपनी में आन पड़े फाइनेंशियल क्राइसिस। तो कंपनी बोलती है, पिंकू जी जो आपके रिमेनिंग 50 जो अमाउंट बची है ना शेयर्स की, वो पे कीजिए। अब क्या पिंकू को यहाँ पर पे करने ही पड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। उसको इस सिनेरियो में अब जो बाकी 50 रिमेनिंग अमाउंट बचा था शेयर्स का, वो पे करना पड़ेगा। अब एक पॉइंट और सुनो, मैंने क्या बोला? कितना रिमेनिंग था? 50। लेकिन पिंकू से पता कितना मांगा जा रहा है? 70। कहते 70 पे करो, 70 पे करो। तो क्या आपको लगता है पिंकू अब इस सिनेरियो में लायबिलिटी आने के केसेस में, फाइनेंशियल क्राइसिस के केसेस में, चाहे फिर वो वाइंड अप का केस है, कोई भी केस है, वो 70 पे करेगा? नहीं। वाई? बिकॉज लिमिटेड बाय शेयर्स। जितना पिंकू का शेयर्स का रिमेनिंग अमाउंट पेंडिंग था, बस वो उतना ही देने के लिए लायबल है, उसके ऊपर नहीं। चाहे आप 51 मांगो, वो भी नहीं देगा। 50 रिमेनिंग था तो 50 ही देगा। अब एक पॉइंट और सुनो, मान लो फ्रेंड्स, हमने क्या बोला कि पिंकू ने XYZ कंपनी में के 1000 शेयर्स खरीदे जो कितने के थे? बोलो 100 के। पिंकू ने 100 का 100 ही पे कर दिया था, मतलब रिमेनिंग कुछ भी नहीं। रिमेनिंग कुछ भी नहीं है। कंपनी में आए फाइनेंशियल क्राइसिस और पिंकू को बोला जा रहा है कि आप 50 पे करो। तो बोलो, क्या इस सिनेरियो में पिंकू 50 पे करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वाई? बिकॉज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि जितने शेयर्स का अमाउंट रिमेनिंग रह जाता है, बस उतना ही पे करना होता है। लेकिन इस सिनेरियो में तो कुछ रिमेनिंग था ही नहीं, तो इसीलिए इस केस में अब पिंकू कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोट। तो इसका पॉइंट ए क्या कहता है, पहले हम वो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारी ये है कि एक ABC कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई में है, जहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। तो इट मीन्स ABC कंपनी के अब जो भी मैटर्स हैं वो कौन सुनेगा? वो बॉम्बे हाई कोर्ट सुनेगी। बट दूसरी तरफ यही पॉइंट ये कहता है, मान लो अगर कहते ABC कंपनी के गोरेगांव के एरिया में रिलेटेड, मान लो गोरेगांव एरिया के रिलेटेड कोई मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, इसी कंपनी की कोई ऑफिस है जो गोरेगांव के एरिया में है, राइट? और वहाँ की प्रॉपर्टी का मान लो कोई मैटर है। तो ऐसे सिनेरियो में अब गोरेगांव में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, वो उस मैटर को सुनेगी। वाई? बिकॉज इस हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन दिया है कि गोरेगांव वाला जो मामला है वो तुम सुन लो। क्लियर? पॉइंट ए। सो फ्रेंड्स, अब पॉइंट बी समझने से पहले एक बार फिर से ए को क्लैरिफाई करूँ, ध्यान से सुनना। पॉइंट ए में क्या था कि ABC कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बॉम्बे में होता है, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है। लेकिन कुछ उस कंपनी के मामले मैटर्स ऐसे थे जो गोरेगांव से रिलेटेड थे। तो हाई कोर्ट ने क्या करा, वहाँ की उस एरिया की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी ना, उसको ये जुरिस्डिक्शन मतलब कह लो अधिकार दे दिया था कि उस मामले में तुम क्या हो, डिसीजन ले सकती हो, राइट? हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये अधिकार दे दिया था। अब पॉइंट बी क्या कहता है वो सुनना। पॉइंट बी कहता है कि एक ABC कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस गोरेगांव में है, मान के चलो, ठीक है? लेकिन इस कंपनी के कुछ मैटर्स ऐसे हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, क्योंकि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस तो गोरेगांव में है और कहते हैं गोरेगांव में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो कहते लेकिन इस कंपनी के कुछ मैटर्स तो यार ऐसे हैं जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं।
तो कहते हैं यहाँ पर फिर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही ये अधिकार दे देती है कि वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन वाले जो मामले हैं ना उनको भी सुन सकती है। समझ गए? आई होप आपको अब ए पॉइंट और बी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ए पॉइंट में क्या था, अगर अभी भी कोई डाउट है तो सुन लो। ए पॉइंट में क्या था कि जो एबीसी कंपनी थी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस बॉम्बे में था, जो किसकी जुरिस्डिक्शन में आता था, बोलो? यस, जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता था। लेकिन कुछ मामले इसके ऐसे थे इस कंपनी के जो गोरेगांव से रिलेटेड थे, और गोरेगांव में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसको ये हाई कोर्ट अधिकार दे रही थी कि इस वाले एरिया के जो मामले हैं तुम सुन सकती हो। पॉइंट ए बोलो क्लियर हो गया। अब पॉइंट बी फिर से सुनो। पॉइंट बी क्या कह रहा है? पॉइंट बी कहता है कि एक एबीसी कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस गोरेगांव में है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, लेकिन इसी कंपनी के कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में चले गए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अब इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहती है कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन वाले जो मामले हैं तुम क्या है वो सुन सकती हो। इट मीन्स अब मान के चलो एबीसी कंपनी का कोई ऐसा डिस्प्यूट था, कोई ऐसा मैटर था जो किसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा था, वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा था, बट बिकॉज गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये राइट दे के रखा है कि वो हाई कोर्ट वाले जुरिस्डिक्शन के मामलों को सुन सकती है, इट मीन्स अब वो वाला जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन पाएगी। सो आई होप आपको पॉइंट ए और बी में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। सब पॉइंट सी के बारे में बात करते हैं। अच्छा एक बात और, अगर मैं आपको कोई पॉइंट दो तीन बार बोलूँ ना तो स्किप करके भागने का नहीं है, आप ही का फायदा है। साथ साथ में उल्टा रिपीट करो, अच्छे से समझो ताकि आपके पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलो अब पॉइंट सी करते हैं। तो पॉइंट सी में ना ये पता क्या है फ्रेंड्स, एग्जांपल लो, ये ना कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स हैं, एक XYZ कंपनी है जिसके ये डायरेक्टर्स हैं। पता है इनका क्या हाल है? ये हाल ऐसा है, इन लोगों ने करा कंपनी के फंड्स में घपला। यस, इन्होंने कंपनी के फंड्स के साथ गलत हरकत करी है, घपले करे हैं भाई, और इस बात का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। और ये जो बंदा है ना ये इनकी शिकायत करना चाहता है। तो एक्ट ये कहता है कि अगर कहते हैं कंपनी के कोई भी स्टेक होल्डर, जरूरी नहीं डायरेक्टर, कोई भी स्टेक होल्डर है, अगर उन्होंने कोई अपराध करा है, कोई ऑफेंस करा है और आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहते हो तो आप कहाँ करोगे? कोर्ट ऑफ सेशन में करोगे। अब बात करते हैं पॉइंट डी के बारे में। पॉइंट डी है स्पेशल कोर्ट्स जो आती हैं सेक्शन 435 के अंडर। ये स्पेशल कोर्ट्स क्यों बनाई जाती हैं? ताकि जो भी लीगल मैटर्स हैं ना, जो कंपनी के जो लीगल इश्यूज हैं उनको इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जल्दी से क्विकली सॉल्व किया जाए ताकि जल्दी डिसीजंस मिले, इसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट ई, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये वाली जो कोर्ट्स है ना फ्रेंड्स, ये वो कोर्ट होती है जो अगर मान लो चाहे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर, अगर कहते क्या है कोई अपराध हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, लेकिन माइनर छोटू वाला ऑफेंस, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंटेशन एरर कर दी, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, राइट, जो छोटू छोटू से लीगल मैटर है ना उनको सुनने के लिए ये वाली कोर्ट है। क्लियर? ये जल्दी डिसीजन लेने के लिए और ये छोटे छोटे मैटर्स को हैंडल करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट क्या होती है। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी तो फ्रेंड्स अब नाम से क्लियर हो ही रहा आपको कि वो कंपनी, वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कहते हैं इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के आउटसाइड, बाहर क्या है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी बोलते हैं। अब इसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले पॉइंट ए समझते हैं। ए पॉइंट कहता है सपोज करो फ्रेंड्स एक यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है? एक यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि इंडिया में क्या कर रही है? या तो वो इंडिया में शोरूम, अपना ऑफिस खोल रही है और क्या कर रही है? अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बेच रही है। लेकिन इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? हमने क्या बोला? आउटसाइड इंडिया। और वो इंडिया में आके क्या कर रही है? अपने शोरूम्स अपने बनाकर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेच रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। या फिर ये जो यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, ये इंडिया में इंडियन एजेंट, किसके थ्रू? इंडियन एजेंट के थ्रू क्या है? अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बेचती है, तो इसको भी हम फॉरेन कंपनी ही बोलेंगे।
लेकिन अब तो यार ऑनलाइन का ज़माना है। अगर सपोज करो, कहते हैं ये जो यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है वो एक ई कॉमर्स कंपनी है, मतलब वो इंडिया में फिजिकली कोई शोरूम बना के अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही, वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच रही हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ये तो बात थी पॉइंट ए की। अब पॉइंट बी क्या कहता है? पॉइंट बी ये कहता है, कहते सपोज करो ये जो यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है ये किसी अनदर मैनर से, किसी और ही मैनर से, जैसे कि पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, फ्रेंचाइजिंग, ऐसे अनदर मैनर्स के थ्रू अगर वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच रही हैं, तब भी हम इनको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये फॉरेन कंपनीज है। सो क्लियर, फॉरेन कंपनी। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपनी लिक्विडेटर। तो फ्रेंड्स ये ना XYZ कंपनी है, ठीक है, इनको ना अपनी कंपनी वाइंड अप करनी पड़ती है। क्यों यार? हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर लीगल इशू हो, जिनके चलते क्या है इस कंपनी को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती है। तो वाइंड अप के दौरान ना जो ट्रिब्यूनल होता है, जो कोर्ट होती है, वो इस पिंको को अपॉइंट करती है। अरे यार ये कौन है, इसको क्यों अपॉइंट करा? ये है कंपनी का लिक्विडेटर। हाँ, हमारा पिंकू कंपनी का लिक्विडेटर बन गया है। अच्छा पॉइंट सुनो अब। तो कहते हैं जो ये ट्रिब्यूनल है ना, ये कंपनी के लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। बट वाई, इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है? ये इंश्योर करेगा कि कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनको उनका हक मिले। तो इसके लिए ये करेगा क्या? ये कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उन सबको बेचेगा। कंपनी के एसेट्स बेचने के बाद ये इस बात का ध्यान रखेगा कि अब कंपनी के एसेट्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, सबको उनका पैसा मिल जाए जितना जिनका बनता था, राइट। इसके साथ साथ ये पिंको अब इस बात का ध्यान भी रखेगा कि जब ये लिक्विडेशन का जो भी ये प्रोसेस चल रहा है, इस दौरान कुछ भी इलीगल प्रैक्टिस ना हो, सब कुछ एकदम लीगल तरीके से हो। क्लियर? और जब बाइंडिंग अप का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब इस लिक्विडेटर का काम वहीं पे कंप्लीट खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। लेकिन ये वाली डेफिनेशन ना फ्रेंड्स हम एक अलग ही तरीके से दो फ्रेंड्स के कन्वर्सेशन से समझेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद आप इतनी डेफिनेशन कर करके बोर ना हो जाए। तो चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। तो चलो अब सुनो पिंकू और टोमू की बातें। तो फ्रेंड्स ये पिंकू और ये टोमू है, ठीक है। सबसे पहले ना पिंकू टोमू के पास आया, कहता अरे यार टोमू, ये GDR क्या है? मैंने सुना है कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने का कोई तरीका है। तो हाँ पिंकू, GDR ना ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, ये ना एक सर्टिफिकेट होता है। ये सर्टिफिकेट अगर तेरे पास आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स हैं ना, उसकी ऑनरशिप तेरे को मिल गई है। GDR खरीदते कैसे हैं यार, ये होता क्या है, ये सब मेरे को अच्छे से समझा। अच्छा एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आप लोग भी समझिए। मान लो एक किंगो कंपनी है, उसके शेयर्स आप खरीदना चाहते हो, लेकिन अब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो डायरेक्ट तो अवेलेबल होंगे नहीं। हाँ ये तो मेरे को पता है, पर अब इस सिचुएशन में किया क्या जाए? तो इस सिचुएशन में पता क्या होगा, मान ले ये क्या इंडिया का बैंक है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मान लो ICICI बैंक है, राइट। ये क्या करेगा, ये जो किंगो कंपनी मेरे ख्वाबों में बनाई गई कंपनी है ये। तो एग्जांपल सुनो, ये हमारा ICICI बैंक है इंडिया का, और किंगो कंपनी मान लो फ्रांस में कोई कंपनी है। और ये फिर बैंक पता क्या करेगा, ये बैंक किंगो कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। इसके ओरिजिनल शेयर्स कौन खरीदेगा? बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया का खरीद लेगा। खरीदने के बाद अब ये क्या करेगा, जितने इसने ओरिजिनल शेयर्स खरीदे हैं ना उस कंपनी के, उतने ही वो क्या करेगा, GDR जारी करेगा। कौन जारी करेगा? बैंक या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदा है। किस कंपनी के? फॉरेन कंपनी के। क्लियर? अच्छा, तो मतलब वो इंडियन का बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, उस कंपनी के जिसके हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं, वो क्या कर लेगा, शेयर्स खरीद लेगा, और जितने शेयर्स खरीदेगा उतने वो GDR जारी करेगा। लेकिन यार आगे क्या होगा? अब आगे क्या, अब आगे आप लोग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के उन GDRs को खरीद सकते हैं। समझ गया पिंकू? तो हाँ, तो फ्रेंड्स ये ना उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है
जो फॉरेन में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट उनके पास फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट नहीं होता है। तो इस तरह से जीडीआर के थ्रू क्या है, आप डायरेक्ट उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए बिना ही आपके हाथ में क्या है, उनके शेयर्स की ऑनरशिप आ जाती है। तो इस तरह से जीडीआर क्या है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। हाँ, मैं समझ गया, आप लोग भी समझ गए ना, पिंकू तो समझ गया कि जीडीआर एक ब्रिज की तरह काम करता है, जिसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फॉरेन कंपनी में डायरेक्ट पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, वो बिना डायरेक्ट पैसा लगाए ही क्या है, शेयर्स के ऑनर बन सकते हैं। किसके थ्रू? जीडीआर के थ्रू। सो आई होप फ्रेंड्स, पिंकू और टॉमू से आपको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज गवर्नमेंट कंपनी। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51 और मोर, 51 या 51 से ज़्यादा शेयर कैपिटल का हिस्सा किसका हो, गवर्नमेंट का हो, तो उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। अब इस एक्ट में पॉइंट ए क्या बोलता है, पहले वो समझते हैं। पॉइंट ए कहता है, एग्जाम्पल के साथ समझना फ्रेंड्स, एक कंपनी ए है, कंपनी ए में सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके 52% शेयर कैपिटल है इस कंपनी में। तो बोलो क्या ये 52% 51 से ज़्यादा है? यस, इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ऐसे ही कंपनी बी है, इसमें 60% शेयर कैपिटल किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है, राज्य सरकार की। तो क्या इसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि इस कंपनी में 51 से ज़्यादा % हिस्सा किसका है, गवर्नमेंट का है। ऐसे ही एक कंपनी सी है, इसमें 25% शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 30% शेयर कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट की है, मतलब टोटल 55% किसके शेयर हैं, गवर्नमेंट के ही है ना, भले दोनों सरकारों को मिलाकर है लेकिन है तो गवर्नमेंट के ही। इट मीन्स इसको भी हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। एक कंपनी डी है, कंपनी डी में क्या है फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के 30% शेयर्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट के 20% है, महाराष्ट्र के 10% है, दिल्ली सरकार के 10% है, मतलब सेंट्रल के 30 है और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हिस्से हैं बीच में। तो टोटल 70% है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही हिस्सा ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। हम पॉइंट बी करते हैं, पॉइंट बी को भी एग्जांपल के साथ समझना। फ्रेंड्स, एक कंपनी पी है, ठीक है, कंपनी पी में ना सेंट्रल गवर्नमेंट का 70% हिस्सा है। मुझे बताओ क्या ये 51 और मोर है? बिल्कुल, इट मीन्स कंपनी पी क्या हुई, गवर्नमेंट कंपनी हुई, राइट। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इट मीन्स कंपनी पी क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, ठीक है, इतना समझे। अब पॉइंट को ध्यान से सुनो, कंपनी पी में हमने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट का 70% हिस्सा है, कंपनी पी का आगे कंपनी एस में 60% हिस्सा है। किसका हिस्सा है, कंपनी पी का कंपनी एस में 60% हिस्सा है। कंपनी पी में सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा था 70%, तो हमने इसको गवर्नमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दिया। कंपनी बी में आगे कंपनी एस में 60% हिस्सा लगा के रखा है, तो कंपनी एस कंपनी पी की क्या हुई, बोलो, यस, सब्सिडरी कंपनी हो गई, राइट। अगर ये सब्सिडरी कंपनी है तो इट मीन्स कंपनी पी क्या हुई, बोलो, पेरेंट कंपनी हुई, क्लियर। अगर पेरेंट कंपनी को हम पहले ही गवर्नमेंट कंपनी डिक्लेयर कर चुके हैं तो क्या हम इस सब्सिडरी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? बिल्कुल। अगर कहते पेरेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी क्या कहलाई जाएगी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाई जाएगी, क्लियर। आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज होल्डिंग कंपनीज। फ्रेंड्स, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें एक कंपनी का दूसरे कंपनीज के ऊपर कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, एक ये ए कंपनी है, इसके ये बी कंपनी भी इसके कंट्रोल में है, सी कंपनी भी इसके कंट्रोल में है, डी कंपनी भी इसके कंट्रोल में है। मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनीज को कंट्रोल करती है तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, वो होल्डिंग कंपनी है। और ये उसकी दूसरी कंपनीज को हम क्या बोलेंगे, वो सब्सिडरी कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करूं तो उसको हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। उसका आगे कंट्रोल है रिलायंस रिटेल पर, रिलायंस जियो पर, तो वो उसके सब्सिडरीज कंपनी हो गई। और जिसका मेन कंट्रोल है
उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। एक कंपनी बाकी कंपनीज में अपना कंट्रोल रख रही है तो वो जो एक कंपनी है उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज लिस्टेड कंपनी। फ्रेंड्स ये एक XYZ कंपनी है, इसने अपने इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, वो क्या करी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवा दी। इट मीन्स ये अब क्या कहलाई जाएगी, ये अब लिस्टेड कंपनी कहलाई जाएगी। दूसरी तरफ ये जो ABC कंपनी है, ये भी सोच ही रही है बेचारी, कहते यार हाँ मैं भी सोच ही रही हूँ अपने शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाऊँ, बट अभी तक इसने करवाई नहीं है। तो जब तक एक्चुअल में आप अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं करवा देते तब तक आप लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाओगे। इसने रजिस्टर्ड करवाए, इसको हम क्या बोलेंगे, लिस्टेड कंपनी। ये तो अभी तक सोच ही रही है, इसने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाए अपने स्टॉक्स को, तो ये लिस्टेड कंपनी नहीं, ये अनलिस्टेड कंपनी कहलाएगी। क्लियर। यार पर ये अपनी स्टॉक्स जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, इनको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाना ही क्यों है, क्या हो जाएगा करवाने से, ऐसे भी तो काम चलता ही है। हाँ चलता है, सब चलता है, लेकिन ये इलीगल नहीं हो जाएगा। अगर कहते सेबी के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं करवाते हो तो तब तक क्या है, आप अपने जो आपके शेयर्स हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, उनको पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकते, आप उनको पब्लिकली बेच और खरीद नहीं सकते। इसीलिए आपको क्या है, पहले अपनी सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर्ड करवाना होगा। आप लिस्टेड कंपनी बन गए हो, डैट मीन्स अब आप अपने स्टॉक्स को पब्लिकली ट्रेड कर सकते हो। एक पॉइंट और फ्रेंड्स, अगर एक आपकी ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर्स को पब्लिकली ट्रेड नहीं करना चाहते, जैसे कि प्राइवेट कंपनी है कोई, ठीक है, आपको पता ही होगा प्राइवेट कंपनीज क्या है, अपने शेयर्स को पब्लिकली नहीं बेचती हैं, तो ऐसी कंपनीज को लिस्टेड करवाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। ये हम इसलिए रजिस्टर्ड करवाते हैं ताकि पब्लिकली स्टॉक्स का ट्रेड किया जा सके। सो आई होप आपको लिस्टेड कंपनी का मीनिंग क्लियर होगा। हाँ एक पॉइंट और, सेबी के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स, जो छोटी मोटी कंपनीज हैं जो अभी न्यूली स्टार्टअप हुई हैं या फिर जो एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया है लिस्टेड करवाने से पहले, अगर वो सब नहीं मीट करा ना, अभी तक आपने पूरा नहीं करा, तब तक आप क्या है अपने स्टॉक्स को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। ये भी पॉइंट याद रखना। Now our next definition is one person company. One person, yes, only one person. सिर्फ एक ही सदस्य, एक ही मेंबर। अरे यार ये तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ही हुआ है ना? नहीं नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप और वन पर्सन कंपनी में फ़र्क है। सोल प्रोप्राइटरशिप में फ्रेंड्स सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं होता। सोल ट्रेडिंग में क्या होता है कि बिजनेसमैन और उसका बिजनेस दोनों एक ही माने जाते हैं। वहीं वन पर्सन कंपनी के केस में कंपनी अलग और उसका मेंबर अलग माना जाता है। यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट अप्लाई होता है। अरे चलो ना, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक पिंकी है, उसको ना फोटोग्राफी का बड़ा ही शौक है। जब भी वो किसी मैरिज में जाती है या कहीं भी स्पेशल ओकेजन में जाती है, फोटोग्राफी का काम शुरू कर देती है, फोटोज खींचने लग जाती हैं। तो सब कोई उसकी तारीफ करते हैं। अब तारीफों के पुल इतने बंधे कि उसके दिमाग में एक आया आइडिया, कहती यार क्यों ना अपना फोटोग्राफी का बिजनेस ही ओपन किया जाए। लेकिन वो करना अकेले चाहती है, साथ में किसी और को नहीं लेना चाहती। तो अब यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शन है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर वन पर्सन कंपनी। फिर उसने बहुत सोचा, फिर वो कहती अरे यार सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर मैं काम शुरू करती हूँ, मतलब ये फॉर्म अगर मैं चूज करती हूँ, इसमें एक दिक्कत है। कहती अगर यार कल को किसी मतलब कानूनी पेच में फंस गई ना मैं, तो कहती मेरा घर भी बिक जाएगा, मेरी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाती लगेगी। लेकिन अगर मैं वन पर्सन कंपनी चूज करती हूँ तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है बिकॉज, और साथ में लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट भी इसमें अवेलेबल है। तो कहती ये सही है। तो बस उसने क्या करा, वन पर्सन कंपनी को चूज कर लिया बिकॉज यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है और सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आता है। अगर मान लो वो कहीं लीगल इश्यूज में फंस जाती हैं तो यहाँ पर अब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी एकदम सेफ है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एसेट्स ही बिकेंगे।
सो आई होप आपको 1% कंपनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्राइवेट कंपनी। अरे फिर से तुम लोग बोर तो नहीं होगे? चलो प्राइवेट कंपनी को बिना दो दोस्तों के कन्वर्सेशन के साथ समझते हैं, पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इसमें ना एक पिंकी होती है और एक रिया होती है। अब ध्यान से सुनना। अरे रिया, सुना है तुमने अपनी बहन के साथ मिलकर एक बेकरी ओपन करी है? अरे वाह यार, बता तो सही अपनी बेकरी का नेम क्या रखा है? हाँ यार, हमने स्वीट ट्वीट्स नाम से एक प्राइवेट कंपनी खोली है। अरे यार, नाम तो बड़ा लाजवाब है, पर प्राइवेट कंपनी ही क्यों बनाई? देखो यार, इट्स नॉट अ ह्यूज बिजनेस। हमारे पास अपनी बहनों की थोड़ी सी सेविंग थी, एक रिलेटिव से लोन ले लिया था, तो बस इसलिए हमने प्राइवेट कंपनी को ऑप्शन को ही सही समझा। हाँ, तो मतलब प्राइवेट कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। अरे हाँ, आप लोग भी सुन लो, एक्ट के अकॉर्डिंगली प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमको बहुत ही कम कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, और सिर्फ तुम दो बहनें ही मिलकर कंपनी चला रही हो, बस 2 पर्सन से बात बन गई? हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही है, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंगली प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स इनफ होते हैं। बहुत सही है ये। लेकिन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? ये एक्ट कौन सा है? क्या एक्ट बोल रही है? अरे कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस की बात कर रही हूँ मैं। चाहे पब्लिक कंपनी बना लो, प्राइवेट कंपनी बना लो, आपको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना ही पड़ता है, पूरा ध्यान रखना ही पड़ता है उनकी गाइडलाइंस के ऊपर। अच्छा, तो और क्या क्या प्रोविजंस है इस एक्ट के अंदर तुम्हारी प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड? हाँ, तो आप लोग भी सुनो। कंपनीज एक्ट कहता है कि मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स चाहिए आपको प्राइवेट कंपनी में, लेकिन उन मेंबर्स में वर्कर्स शामिल नहीं होंगे, चाहे फिर वो काम अभी कर रहे हैं या पहले कर रहे थे। ये तो क्या बोली? मेंबर्स में वर्कर्स शामिल नहीं होंगे मतलब? तो इसका मतलब आप लोग भी समझो, एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ। मैंने अभी क्या बोला था कि इसमें मेंबर्स में वर्कर्स शामिल नहीं होते। तो मान लो मैं हूँ रिया, है ना, एक मैं और मेरी बहन जिया, हम दोनों ने मिलकर क्या है इस कंपनी को बनाया। इसमें हम 2 मेंबर्स हैं और साथ में हमने 10 वर्कर्स भी रखे हैं। तो मेंबर्स सिर्फ हम 2 कहलाए जाएंगे, ये जो वर्कर्स हैं ये मेंबर्स नहीं कहलाए जाएंगे। लेकिन मान लो इनमें से अगर कोई मेंबर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, तब वो भी मेंबर कहलाएगा। समझे? तो प्राइवेट कंपनी में वर्कर्स को मेंबर नहीं माना जाएगा। जो लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को मेंबर बोला जाता है। हाँ, तो ये बात है। लेकिन ऐसा क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये होता है फ्रेंड्स, तुम भी सुनो, इससे ये होता है कि कंपनी के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनका कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। अच्छा ठीक है, और भी कोई नियम है क्या? और भी कोई रूल है क्या कंपनी एक्ट में आपकी प्राइवेट कंपनी के रिलेटेड? एक और रूल है। हम प्राइवेट कंपनी वाले क्या है, पब्लिक को अपने शेयर्स बेचने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने शेयर सिर्फ लिमिटेड शेयर्स होल्डर्स को ही बेच सकते हैं, हम पब्लिक को ऑफर इसके लिए नहीं कर सकते। अरे ये क्या, अगर तुम पब्लिक को शेयर्स नहीं बेचोगे तो इन फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करोगे? है ना भाइयों, सोचने वाली बात है ना। अरे हाँ, हम लोग पब्लिक को शेयर्स तो नहीं बेच सकते, लेकिन हम लोग अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर हमें अपनी कंपनी में प्रॉफिट भी तो होता है ना, हम उसी प्रॉफिट को कंपनी में यूज कर सकते हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए। अरे वाह, लगता है इसने तो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को अच्छे से समझ लिया है। आप लोग भी समझ गए ना ये? अरे थैंक यू। हाँ, वो एक्चुअली मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी ना, तो इसलिए मैं कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को अच्छे से समझती हूँ। अरे भाई, कंपनी चलानी है, प्रोविजंस तो समझ में आने ही चाहिए ना। क्या, चल बता, बेकरी में फिर मेरे को कब बुला रही है? मैं कब आऊँ केक पेस्ट्रीज खाने? कल ही आ जा, तुम लोग भी आ जाओ, सबका स्वागत है हमारी बेकरी में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड साथ में इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ मज़ा भी आया होगा। तो फ्रेंड्स, पता क्या, एक्चुअली इस एक्ट में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। मैंने सिर्फ कुछ डेफिनेशन सेलेक्ट करी थी जो मेरे को लगा था कि हाँ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए पूरा एक्ट समझने से पहले। अभी भी है कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो मेरे को लगता है कि आपको करवानी चाहिए, पहले समझानी चाहिए, लेकिन वो हम लोग अपकमिंग वीडियो में करेंगे, और साथ ही में हम इस एक्ट के चैप्टर नंबर 2 को भी स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में,
And for more videos, please do subscribe the channel. Thank you for watching.